अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान में मुमकिन तौर के ऊपर क्या सियासी माहौल होगा जब चारों सूबों और वफाक में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कल इस्लामाबाद कौमी असम्बली में होना है, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और उमर अयूब साहब जो हैं कि मद्दे मुकाबिल होंगे। इसके अलावा सदारती इंतखाब का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है, कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे और दूसरी तरफ जो है कि महमूद खान अशक से ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनके उम्मीदवार के तौर के ऊपर सामने आए हैं। एक तरफ ये प्रोसेस चल रहा है, दूसरी तरफ आज मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया गया था। इस इलेक्शन के अंदर जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, उस तनाजुर में आज हुआ। और पंजाब के अंदर हमने देखा कि एक बार फिर सियासी वर्कर्स की पकड़ धकड़, क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ जो है वो देखने में आई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब ने हलफ उठा लिया है। उनकी पहली तकरीर को देखते हुए वफाक और KP के तल्लुकात की जो नोयत है वो किस किस्म की होगी आने वाले हफ्तों और महीनों में, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं और ऐसे चीफ़ मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं जो केयर टेकर सेटअप के अंदर वज़ीर दाखिला थे, उनकी सियासी वाबस्तगी किसी और जमात से थी। फिर इलेक्शन शेड्यूल के वक्त उन्होंने रिज़ाइन किया, एक सियासी जमात में गए, फिर दूसरी में गए और अब मुश्तरका तौर के ऊपर वहाँ पर वज़ीर आला बने हैं। ये सारे मामलात। और फिर सेनेट में बड़ी एक इंटरेस्टिंग करारदाद पेश हुई है जिसमें यह कहा गया है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में इस वक्त बिगाड़ पैदा कर रहा है सोशल मीडिया। तो ये वो मौज़ूआत होंगे जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली सैर कामरान साहिबा हमारे साथ होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली हैं काजी अहमद अकबर साहब, ये भी हमारे साथ हैं। और इस सिलसिले में हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो भी हमें कुछ देर तक ज्वाइन करेगी। आगाज़ हम कर लेते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल में सदर और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है। सैर कामरान साहब, आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि अभी तक असम्बलियों की तश्कील जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है और सेनेट के अंदर भी आप पीपल्स पार्टी ने ख़त भी लिखा इलेक्शन कमीशन को कि सदारती इलेक्शन से पहले ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाए, जो नशिस्तें खाली हैं, लेकिन उनका शेड्यूल भी 14 मार्च को आया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप क्या समझती हैं कि जो इस इंतखाबी अमल को साफ, शफाफ और गैर जानबदार बनाने के लिए और इंक्लूसिव बनाने के लिए, क्योंकि 81 रिज़र्व सीट अभी तक अनाउंस नहीं हुई, इसी तरह से कोई गालबन 11 सेनेटर्स हैं जो रिज़ाइन कर चुके हैं या जो अभी मुंतखब हुए हैं उन्होंने भी रिज़ाइन किया और कुछ फोत भी हुए हैं, उनकी नशिस्तें भी खाली हैं। तो इन हालात के अंदर ये जो इंतखाब होगा इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी होगी? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरी आवाज़ रिटर्न हो रही है। तो बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख़्याल में इस वक़्त असेंबलियाँ तो आज बलूचिस्तान के अंदर भी चीफ़ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए, सिंध के भी चीफ़ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए, पंजाब की भी और KP के भी। तो और नेशनल असेंबली के अंदर भी कल जो है लीडर ऑफ़ द हाउस इलेक्ट हो जाएँगे। तो मैं समझती हूँ कि असेंबलियाँ जो है बाय द टाइम जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा तो तश्कील पा चुकी होंगी। दूसरी बात ये कि तमाम जो है रिज़र्व सीट्स अनाउंस हो गई हैं, सवाए उनके जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्लेम कर रही है और उसमें इशू है लीगल। और मैं समझती हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन के पास है, यकीनन अगले हफ्ते जैसे कह रहे हैं उसका फैसला आ जाएगा। उसके अंदर कोई लीगल कोई पेचीदगियाँ थी। एक तो पहले उनके इलेक्शन का एक इबाम था कि उन्होंने उसको ताख़ीर का शिकार किया, फिर देर से कराया, फिर उनके अपने ही एक मेंबर ने उसके ऊपर एतराज़ात किए। फिर वो उस मेंबर को उन्होंने कहा कि वो उसको एक्सपेल कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट्री जो है वो एविडेंस नहीं था। और उसके साथ-साथ अब जब उनके इलेक्शन जो है तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं हुए, जो उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक थे, तो उनको निशान नहीं मिले। हालाँकि पीपल्स पार्टी तो इस हक़ में थी कि हर जमात को इसका जो है वो ज़रूर इंतखाबी निशान मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने एज़ ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा। उसके बाद वो एक मरहला था, उसके बाद भी जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, तो उन्होंने हर उस जमात के अंदर कोशिश की जो उनका हदफ रही और फिर उन्होंने फाइनली ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार की जो कि जिसने इलेक्शन ही नहीं कॉन्टेस्ट किया। यानी उसके जो सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने भी एज़ ए इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। ना उतना ही उन्होंने कोई ख़वातीन की जो है वो लिस्ट जो है वो जमा कराई।
तो डेफिनेटली जो है उसके अंदर कोई लीगल और टेक्निकल इश्यूज होंगे जिसको इलेक्शन कमीशन एड्रेस करेगा और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा। बाकी तो देखें ये होता है कि बाज़ जगह पे कुछ इलाकों में इलेक्शंस नहीं हो पाते मौसम की वजह से या किसी और वजूहात की बुनियाद के ऊपर या किसी मेंबर की तबीयत की नासाजी या इंतकाल हो जाता है या ऐसे हालात हो जाते हैं। यानी इलेक्ट होके भी आप देखिए सिंध के अंदर हमारे एक एमपी है वो हल्फ लेने से पहले उनका इंतकाल हो गया, लेकिन ये कि असेंबलियां तश्कील पा चुकी हैं, मेंबर्स ने हल्फ ले लिया है, चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हो गए हैं और प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो जाएंगे। तो इलेक्टोरल हाउस जो है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बिल्कुल हम समझते हैं कि सेनेट के अंदर भी जो खाली नशिस्तें हैं उन पे इंतखाबात होने चाहिए थे, अब 14 की तारीख है वो हो जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से अब सदारती इंतखाबात को ताखीर का शिकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, पहले इलेक्शन कमीशन ने अपने खुद इलेक्शन एक्ट के तहत इसको जो है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर तमाम इंतखाबात और तमाम जो रिज़ल्ट्स हैं और नोटिफिकेशन करने थे। अभी अब वो 14 दिन से कहीं ऊपर जा चुके हैं, ना तो रिज़ल्ट मुकम्मल हुए ना ही रिज़र्व सीट्स मुकम्मल हुई। और ये जो इक्का दुक्का तो वाक़यात होते हैं जहाँ पे सीटें खाली हों या कोई इंतकाल कर जाए या छोड़ जाए, लेकिन यहाँ तो अगर आप टोटल सीट्स 81 हैं, अगर उसको कन्वर्ट करें प्रेसिडेंशियल वोट के एतबार से तो 41 वोट बनते हैं वो। और फिर सेनेट के भी अगर 11 करें तो 52, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। आपको याद होगा जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना था और 20 नशिस्तें उस वक्त खाली थी जनरल और 5 रिजर्व। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ज़िमनी इलेक्शन करवाएं ताकि तमाम अरकान को ये हक मिलना चाहिए कि कायदे अमान का इंतखाब हो, तो उसमें वो अपना राय दही इजहार ज़रूर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। तो ये तो 52 बहुत बड़ा नंबर है, इसके बगैर तो आप नहीं समझते कि इसके ऊपर एक सवालिया निशान होगा? देखिए बात ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, मैं ये वर्ड कहूंगी कि क्रिएट की गई, क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी तो उसका ये मतलब नहीं था कि अगर एक शख्स वजीर आजम नहीं रहा तो पार्लियामान की नफी कर दी जाए। और या जो है जबकि नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किए बगैर असेंबली डिसॉल्व करने की कोशिश की जाए। और उसके बाद जो है मुसलसल एक जो है मैं समझती हूँ कि एक इंतशारी कैफियत रही है, कभी इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली, कभी जो है दो चलती हुई असेंबलियां जहाँ पे हुकूमत हो उनको डिसॉल्व कर दिया गया। तो एक ऐसी सूरत हाल बनी कि जिसके अंदर मुसलसल पाकिस्तान जो है वो एक जो है मैं समझती हूँ कि एक क्योस का शिकार रहा। स्पेशली जो आपका पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत से चैलेंजेस दरपेश हुए। तो अगर सूबों में 2 सूबों की आपने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, तो अगर आप उनके इंतखाबात कराने के लिए जा रहे हैं तो फिर असमें ये है कि जी तमाम मुल्क में एक वक्त में इंतखाब नहीं हो सकता। और अगर आप 2 सूबों के अभी कर दें तो फिर उनके अंदर केयरटेकर हुकूमत नहीं हो सकती। बहुत सारे उसके अंदर यानी हर चीज के अंदर इफ एंड बट्स थे। और उसके बाद भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि ये इंतखाबात वाला मामला हल हो जाए और ये तय हुआ कि जी ठीक है इंतखाबात की तारीख आ जाती है जुलाई में, तो उस वक्त जो है खुद जो है तहरीक इंसाफ के जो सरबराह थे वो उन्होंने जो है इससे इनकार कर दिया गया, जो उनके खुद अपने ही कायदीन कह चुके हैं कि जी वो उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि जी इस पर हम एग्री करें किसी भी किस्म की जो है वो जो एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन चल रही है। फिर उसके बाद अभी इलेक्शंस हुए। देखिए इलेक्शंस के ऊपर हमारे तो 2018 में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे जब आरटीए सिस्टम फेल हुआ, और अब इसमें कोई भान भी नहीं रहा। खुद उस वक्त जो सहूलतकार थे वो भी और जिन्होंने सहूलत हासिल की वो भी बता चुके हैं कि वो इंतखाबात किस तरीके से किसी एक जमात को बिठाने के लिए किए गए। और हमारे तो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद भी जितनी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, न सिर्फ जानों का नजराना दिया है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हज़ारों कारकुन हमारे जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो उसके बावजूद जो है हमने ये कोशिश की कि मज़ीद जो है कोई नुकसान ना हो जाए, इस जद्दोजहद को हम ज़ाया ना होने दें और हम ये कोशिश करें कि जी ये जमहूरियत तो तसलसल चलता रहे, क्योंकि एक तवील जद्दोजहद के बाद हासिल किया था। तो अब जो है मैं समझती हूँ कि इंतखाबात की डिमांड सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी, मुसलसल कर रही थी। हम सबसे पहले अपना मंशूर लेकर आए, सबसे पहले हमने अपने कैंडिडेट्स दिए, एक बाकायदा बहुत अच्छी हमने इलेक्शन कैंपेन चलाई, हर सूबे में गए, हर शहर में गए, और अब इलेक्शन हुए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अब भी हैं। लेकिन उसके बावजूद हम इसलिए असेंबली में बैठे कि आप अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो स्पेस हमारे पास है उसको नहीं हम चले, गंवा ये एक सकते। अच्छा साइन है कि पीटीआई भी ऐवान के अंदर ही है, इस दफ़ा वो बाहर नहीं गए। ज़रा काजी अहमद अकबर साहब की तरफ चलते हैं
क्या है साहब, एक तो ये ऐवान की तश्कील के हवाले से आपका एक नुक्ता नज़र है, तहरीक इंसाफ ने फ्लोर के ऊपर भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है, लेकिन इसके साथ साथ ज़रा ये भी बताइएगा कि आपके पास इतने उम्मीदवार थे, आपके पास बड़े पोटेंशियल लोग हैं असम्बली के अंदर भी, जैसे उमर अयूब प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट आए हैं, तो अचकज़ई साहब को सदारत का उम्मीदवार बनाना, आपकी अपनी पार्टी में से इतनी पिछले 1-2 सालों के अंदर आपने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी तहरीक चलाई, और ये अब अचकज़ई साहब को सामने लाना, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, सबसे पहला तो जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या हाउसेस कंप्लीट हैं। पंजाब असेंबली में भी पहले दिन से जिस बात पर हम लोग शोर मचा रहे हैं वो यही है कि हमारी 27 सीट्स बनती हैं, जब तक हाउस कंप्लीट ना हो जाए। अभी मेरी बहन ने खुद ही कह दिया कि जब तक हाउस कंप्लीट ना हो जाए, अदालत के भी इसके ऊपर एक डिसीजन मौजूद है, जजमेंट मौजूद है कि हाउस की कंप्लीशन जरूरी है बिफोर यू गो फॉर द इलेक्शंस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, या आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए जाएं। हमारा पहले दिन से मौकफ ये है कि पंजाब असेंबली में भी हमारी 27 सीटें अभी स्पेशल सीट्स के ऊपर मामला चल रहे हैं, और नेशनल असेंबली में भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। मुझे समझ नहीं आती कि एक आइन है, जब आइन एक चीज को डिफाइन कर देता है तो फिर हम इफ्स एंड बट्स में क्यों पड़ जाते हैं। आइन की किताब तो बड़ी क्लियर है, वो ब्लैक है या व्हाइट है, उसमें ना इफ है ना बट है, तो व्हाई डू वी हैव टू गेट इनटू इफ्स एंड बट्स। मतलब हमें ये सोचने की क्यों जरूरत पड़ती है कि अगर पंजाब असेंबली और केपीके असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, जब आईने पाकिस्तान इस चीज की इजाजत देता है कि चीफ मिनिस्टर किसी वक्त भी अपनी असेंबली डिसॉल्व करके या प्राइम मिनिस्टर अपनी असेंबली डिसॉल्व करके और नए इलेक्शंस में जा सकता है। जब वो जा सकता है तो इसमें तहरीक इंसाफ ने कौन सा गलत काम किया? हमारा आईनी हक था, हम उसको इस्तेमाल करने जा रहे थे, लेकिन इसके पीछे एक खौफ था। वो खौफ क्या था? वो खौफ ये था कि इन्हें इस बात का यकीन था कि ये पंजाब असेंबली और केपी असेंबली डिसॉल्व हुई है, अगर अब हम इलेक्शन करवा देते हैं तो ये दोबारा 3/4 मेजोरिटी के साथ आ जाएंगे। लाइकवाइज जब ये इलेक्शन हुआ हमने तो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जब ये इलेक्शन हुआ आपने देखा कि किस तरीके से हमारी इलेक्शन कैंपेन इन्होंने रोकी। आज आपने खुद अपने इंट्रो में बता दिया, हम कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हम कहते हैं जी हम 8 फरवरी वालों को तो मानते हैं, 9 फरवरी वालों को नहीं मानते। ये कहते हैं जी हम 9 फरवरी वालों को मानते हैं, 9 मई वालों को नहीं मानते। कौम को इन्होंने 9 मई और 9 फरवरी के दरमियान लाके खड़ा कर दी है। आज फिर गिरफ्तारियां, आज फिर लोगों को उठाना। एक तो खालिद साहब हमारा मैंडेट चोरी हो जाए, फिर हमारा जमहूरी हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं, जब हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते हैं फिर हमारे वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मुझे बताएं कि आईने पाकिस्तान किधर है? मैं तो आईने पाकिस्तान की बात करता हूं, मेरी जमात तो रूल्स की बात करती है, मेरी जमात तो प्रोसीजर्स की बात करती है। जब उनकी बात आती है तो फिर ये इफ्स एंड बट्स निकाल कर ले आते हैं। फिर आपने सवाल किया अचकज़ई साहब के हवाले से। देखें इस टाइम पे पोस्ट 8 फरवरी 2 मामला चलने शुरू हुए। एक मामला तो वो कि 8 फरवरी को जो लोग जीते और उसके बाद फिर जो 9 को फॉर्म 47 के तहत जीत कर आए, एक वो मामला। दूसरा फिर वो जमातें, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो पंजाब हो, और हमने बाय द वे कल कह दिया कि हम तो केपीके की भी हर सीट ओपन करने के लिए तैयार हैं। हर जमात के बाद कह रही है कि ये इलेक्शंस में धांधली नहीं हुई, धांधला हुआ है, और हम ये कहते हैं कि धांधला भी नहीं हुआ, ये डकैती हुई है दिन दहाड़े। दिन दिहाड़े इन्होंने फॉर्म 45 को पीछे छोड़ा, अपनी मर्जी से फॉर्म 47 प्रिंट आउट किया, उसके बाद बैठ गए और ठप्पे पे ठप्पा लगाना शुरू कर दिया। इस हालात में जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं, जो हमारे हम ख्याल सामने आए हैं, जो कि माजी में शायद हमारे साथ नहीं थे, अचकज़ई साहब का भी माजी आपके सामने है, मौलाना फजल रहमान साहब का हमेशा अचकज़ई साहब का हमेशा एक मौकफ रहा है, वो हुकूमतें बदलती रहती हैं तो इसलिए वो तो अपनी पोजीशन पे रहते हैं, हुकूमतें बदलती हैं तो हुकूमत वालों की पोजीशंस बदल जाती है। अचकज़ई साहब का एक ही मौकफ है, जो आज था वही 2018 में, वही 2013 में था। आज का हमारा मौकफ और उनका मौकफ आपस में अलाइन कर रहा है। उसी अलाइनमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको एज अ सिंबल, एज अ टोकन हम उनको सामने लेकर आए हैं, बिकॉज हम ये दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, ये जेन्युइन मैंडेट नहीं है और किसी हवाले से भी नहीं है। इसलिए हमने अचकज़ई साहब को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया और आज भी हम उसी मौकफ पे खड़े हैं कि हाउसेस कंप्लीट नहीं है। ये आप मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रख लें, जिस दिन सेनेट का इलेक्शन गुजर जाएगा,
प्रेसिडेंट का इलेक्शन गुजर जाएगा, उसके बाद ये सारी सीटें हमें दे देंगे। आपको पता है कि हमारी अगर स्पेशल सीट्स हमें ये देते हैं, 5 से 6 सीटें सेनेट की एक्स्ट्रा बनती हैं। वही तो रोकना इनका मकसद है। पहले इनका टारगेट था हमें पंजाब से रोकना, फिर इनका टारगेट था हमें वफाक से रोकना, अब इनका टारगेट है हमें सेनेट में हमारी स्ट्रेंथ को कम करना। तो मैं समझता हूं कि ये जब तक खालिद साहब जो ओरिजिनल मैंडेट है, जो कि पाकिस्तानी कौम ने, वो लोग जो सुबह निकले, एक घर के 4 अफराद थे, किसी की वोट कहीं लिखी हुई थी और किसी की वोट कहीं निकली हुई थी, उन्होंने इंश्योर किया कि वो चारों अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे बैठे और एक घर के होने के बाद उन्होंने वहां जाके वोट पोल किया और अपना हक इस्तेमाल किया। अवाम ने डेफिनेटली बड़ी ढूंढ के वोट डाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो है कि मैं सैर का इमरान साहब आपकी तरफ आऊँगा कि 2018 के इलेक्शन के बाद भी हमने देखा कि लॉन्ग मार्च भी हुए पूरे मुल्क के अंदर, एहतजाज भी हुआ और इस्लामाबाद में बड़ा एक तवील धरना भी दिया गया और एक से ज़्यादा लॉन्ग मार्च हुए थे उसके बाद। लेकिन अभी ये जो पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं सिचुएशन कि इलेक्शन हो गए, प्रोसेस गुजर गया, लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, एक डेमोक्रेटिक राइट है, मेरे ख्याल एक जगह मुख्तस होनी चाहिए। ठीक है जी, फ़लाँ जगह आप आएँ, मुजाहरा करें, तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, कोई और हंगामा आराई नहीं होनी चाहिए, जलाओ घेराव नहीं होना चाहिए, आएँ प्रोटेस्ट करें, तकरीरें करें, वापस चले जाएँ। लेकिन जिस अंदाज में आज पंजाब पुलिस जो है कि वो अपनी रवायात को बरकरार रखे हुए, आप नहीं समझते कि इससे बदमज़गी तलखी सियासत के अंदर मज़ीद बढ़ेगी? रैदर दैन के मामलात को अब जब हुकूमतें बन रही हैं और आगे बढ़ने के लिए कुछ माहौल ऐसा बनाए जो अफ़ाम व तफ़हीम का हो, आगे बढ़ने का हो, उसको नुकसान पहुँचेगा? देखिए, कल जो इलेक्शन हुए डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के, मैं समझती हूँ कि बड़ा एक अच्छा जो है तमाम प्रोटेस्ट या उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रोसेस था, इसलिए कि एक जमहूरी प्रोसेस मुकम्मल हुआ, दोनों तरफ से जो है कैंडिडेट्स आए और एक बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन जो है मुकम्मल हुआ। जो स्पीकर जिन्होंने राज्यपाल अशरफ जिन्होंने अपनी मुद्दत मुकम्मल की, उन्होंने भी बड़े एहसन तरीके से सबको मौका दिया और मुबारकबाद भी दी और दोनों जमातों के साथ एक बड़ा अच्छा उनका जो है रवैया रहा। इसी तरीके से जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए, उन्होंने भी बहुत अच्छा जेस्चर शो किया और मैं समझती हूँ कि ये एक जो है पॉजिटिविटी थी। बाकी बिल्कुल देखिए, जो पुरअमन है एहतजाज उसका हक होना चाहिए, मगर मैं आपको ज़रूर याद करना चाहूँगी कि 2014 का जो धरना था, जब अवाम को एक तरगीब दी गई कि हुंडी से पैसा भेजो और जो है वो पीटीपी पे हमला करो, रोड ब्लॉक कर दो, लोगों को पकड़ेंगे, चौक पे फांसी लगाएंगे। ये देखिए, ये तमाम चीजें जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि बहुत सी चीजों को इग्नोर कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन हुई या सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी तबाह हुआ, या हमने जिस तरह से एक हेट्रेड को अपनी सोसाइटी का हिस्सा बना दिया, मैं समझती हूँ कि वो नाकाबिले माफी है। फिर अगर इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली, ये आपके ने और मैंने हमने देखा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर वो शायद उस वक्त कोई सजा जजा का अमल होता तो शायद 9 मई जैसा अफसोसनाक वाकया ना पेश आता। जब ये हुआ कि हमने अपने ही मुल्क के असाते, अपने ही मुल्क के इदारे, अपने ही जो है वो शोधा की यादगारें, हर एक को हदफ बनाया गया और एक बदतरीन मिसाल कायम की गई। पूरी मतलब एक ही होता है कि आप जो है आपके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आप उनके लिए प्रोटेस्ट का तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। आप मुझे बताएँ, बिल्कुल पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च था, ठीक है? पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च था, उसके अलावा मैं आपको ये भी याद कराऊँ कि 2021 में उस वक़्त के जो गवर्नर पंजाब थे या रज़ाक दाऊद थे, वो बिल्कुल उनके जो है शब्बर ज़ैदी के भी बिल्कुल बयानात रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि जी हम दिवालिया हो चुके हैं। फिर जिस तरीके से आईएमएफ की कंडीशन जो है वो साइन की गई और उसके बाद फिर उसको वायलेट किया गया। मुसलसल आइन की बात करने वालों ने मुसलसल ऑर्डिनेंसेस पे मुल्क चलाया, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमने तो मतलब एक जेस्चर दिखाया ना, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ऐवान में आके बैठे, ठीक है? हमने ये कहा कि जो नेशनल इश्यूज़ हैं, कौमी सलामती की मीटिंग में बैठने को तैयार नहीं थे। तो जहाँ पे हर रोज़ आइन शिकनी हुई, जहाँ पे ये तक कह दिया गया कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दो, जहाँ पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बड़े सवाल उठा दिए गए, तो आप ये देखिए कि हम किस किस्म के क्राइसिस से गुजर रहे थे। और बिल्कुल आपका हक होता है, आप देखते हैं पाकिस्तान जो है माशी बहरान का शिकार है, पाकिस्तान के अंदर हमें आगे बढ़ना है, आप 2 असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें। इंटेंशन क्या है कि एक शख्स वज़ीर-ए-आज़म नहीं है तो तमाम पार्लियामान की नफ़ी कर दें। ठीक है, बात ये है कि हम कोई आपके मैंडेट से इनकार नहीं करता। अब ये कि जी मौलाना फजल रहमान कहते हैं जी धांधली हुई, तो उनके साथ तो धांधली फिर केपी में हुई ना, केपी में हुई, ठीक है? इसी तरीके से जो है हर जमात के अपने-अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। बहुत से आपने देखा कि अगर ऐसी इतनी ही ज़्यादा धांधली होती तो बहुत सारी अहम नशिस्तें जो है वो
वो जो है आपने जीती और जो जीतने वाले थे उन्होंने जो है वो शिकस्त का सामना किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि जी बिल्कुल जी बहुत 100% शफाफ इलेक्शन हुए, हमारे यहाँ कभी भी बहुत शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन उसके बाद एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट करना, क्या हम पीपल्स पार्टी ने नहीं एक जेस्चर शो किया कि जी आपने हमारे पास तो वो नंबर नहीं है, आप हुकूमत बनाते हैं तो बैठे, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी का एक रिकॉर्ड रहा है कि ना हमने कभी इंतकामी सियासत की है, ना ही हमने जो है किसी को ऐसे अलकाबात से नवाजा है, ना ही अच्छा, इस पे हमने एक ये सवाल पैदा होता है अभी जरा। सियासी कैदियों को रिहा किया है। लेकिन इन्होंने कहा जी हमने किसी से बात नहीं करनी। आज इनको शर्म आती है क्या? बानी तहरीक इंसाफ माफी मांगेंगे जो हर वक्त मौलाना जो है फजल रहमान को डीजल डीजल करके, ठीक है, आपने लोगों के दिलों में कैसे बीज बोए हैं नफरत के? क्या क्या जो है अचल जही साहब को अपने नामजद किया, आप क्या उनसे माफी मांगेंगे? देखिए बात यह कि लोगों के जहन में कुछ नक्श रहते हैं, तो आप ये देखना चाहिए सियासत करें, नफरत ना करें। अच्छा, एक सियासत सवाल ये कोई पैदा नफरत होता है, मैं ज़रा ब्रेक भी लेनी है यहाँ पे, तो ब्रेक के बाद उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन वो सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि क्या हम हर दफ़ा सियासी कायदीन हमेशा सज़ाएँ भुगतते हैं? तमाम सियासी जमातें जो है कि वो उनके लीडर्स जेलों में जा चुके हैं, मुख्तलिफ नाकर्दा गुनाहों की भी वजह से भी जेलों में गए हैं और बड़ा तवील अरसा बंद रहे हैं। लेकिन ये जो आपका अवाम का मैंडेट होता है, जो तमाम सियासी जमातें ये भी भुगत चुकी हैं कि उनके मैंडेट को चोरी किया गया, डाका डाला गया, कभी 2018 में, कभी 2013 में, कभी 2002 में और इवन 90s के अंदर भी। लेकिन ये जो मैंडेट के ऊपर डाका डालने वाले हैं, इसके ऊपर सियासी जमातें क्यों नहीं मुत्तफिक होती कि उनको एक दफ़ा उस जगह पर लाएं जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर या सियासी क़यादतें जो हैं उन जगह पे जाती हैं, सज़ाएँ काटती हैं जिन नाकर्दा गुनाहों की, तो अगर इनको भी एक दफ़ा वहाँ पे लेकर आएँ तो शायद मामलात ठीक हो जाएंगे। ज़रा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस नुक्ते अपने पैनल से जो है कि इनकी आरा हासिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।